तो हर दिन की भांति एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में एक बार फिर से स्वागत करने के लिए हम सारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के जो प्रत्याशी हैं, एक तरह से प्रत्याशी बोलिए या योग्य उम्मीदवार बोलिए, जो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं और आप सभी के स्वागत करने के लिए एक बार फिर से नए जोश और उमंग के साथ यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। तो जैसा कि बताते चले कि आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो कि आज चौथा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आज जो है चौथा दिन है और आज जो है भारत सरकार को जो है हम आज़ादी करने वाले हैं इस लूसेंट बुक के माध्यम से। और कुछ साथी का ऐसा कमेंट आ रहा था कि लूसेंट के बाद जो है सिर्फ यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, तो उन सभी को यह बताते चले कि बार बार आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को राइज न करें तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ जो है पहले हम बता ही दिए थे कि पहले लूसेंट के माध्यम से एक कहानी बेस्ट बना के बताया जाएगा और उसके बाद लूसेंट खत्म हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जो महेश बनवाल का एनसीईआरटी फैक्ट्स है उसको उठाया जाएगा। और यह दोनों चीज़ को खत्म करने के बाद जो आपको भूगोल और भारतीय भूगोल और बिहार स्पेशल इसके बाद चलेगा। और सबसे लास्ट में आपको ये बताया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कि आपको सबसे लास्ट में 1857 की क्रांति को कराया जाए, क्योंकि 1857 एक ऐसी क्रांति है इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है हर सेशन में जो है हर सेट में जो है पूछता ही है, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। तो उसी सिलसिले में आज एक स्टेप और आगे आ जाते हैं और आज जो है आपको जो जिस प्रकार कल जो है भारत छोड़ो आंदोलन को ख़त्म कर दिया गया था और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के जीवनी में चल रहे थे, तो उसके बाद जो है आज इससे आगे चलेंगे और उसके बाद जो आगे इसके आगे जो होने वाला है वो, और उसके बाद अगर समय बचता है तो उसके बाद जो है आपको महेश बनवाल से जो वन लाइनर बेस्ट का क्वेश्चन है जो कि सीधे छपने वाला क्वेश्चन होता है, आपके किसी भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो या फिर आपको बिहार दरोगा हो या बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लेता है बिहार एसआई का या बिहार पुलिस का भी एग्जाम आने वाला है, वो इसमें मतलब जो भी दिया जाता है वो बिहार स्पेशल करके जो दिया जाता है वो सीधे जो है आपको छपने वाला क्वेश्चन जो है लाइन बाई लाइन मिल जाता है। तो अगर समय बचता है लास्ट में तो उसको भी कराया जाएगा। और आप सभी लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन अगर हम लोग के द्वारा चलाया जा रहा है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का सेशन चलाया जा रहा है, अगर आप लोग के सपोर्ट और प्यार की वजह से चलाया जा रहा है, अगर आप लोग का इसमें रुझान अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग को बताया गया कि यहाँ जो है क्यूज इससे पहले भी 8 बजे वाला होता है, तो इसको अन्यत्र न डाल के जो ऑफलाइन में फिर चलता रह जाएगा। इसको आप लोग शेयर नहीं किया करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोग जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं वो सभी लोग के पास ये वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका अपना लाभ ले सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी लोग चैनल को पहली बार आए हैं और उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी लोग इन सारी चीज़ों को हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है वो सभी चीज़ें जानते हैं तो उन लोगों के लिए एक रिविजन के रूप में वीडियो होने वाला है, और जो भी लोग नहीं जानते हैं उन सभी लोगों के लिए जो एक माइंड फ्रेशर के रूप में जो है सीखने का एक जो पहला पहल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो वो कौन किए थे? सुभाष चंद्र रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था आज़ाद हिंद फौज का स्थापना। यह जो है इसमें पहले इसको जो स्थापना करने वाला आए थे, ये कौन थे इनसे पहले? ये इनसे आए थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इसका उनके मन में विचार आया था और ये पहली बार गठन भी किए थे, लेकिन यह जो अस्थायी रूप से असफल हो गया था। इसके बाद जो है रास बिहारी बोस के द्वारा जो इसका पूर्ण रूप से सफल स्थापना किया गया था। इसके बाद इसके ठीक 1 साल के बाद जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और ये कब किए थे? 1943 में की थी। इतना तक तो कल बता ही दिए थे। उसके बाद देखिए उससे अब आगे चलते हैं कि 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। यानी अस्थायी सरकार का पहली बार गठन कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। और ये आपको बताते चले कि यह क्वेश्चन जो आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 3.0 में पूछा हुआ है कि स्वतंत्र भारत के अस्थायी रूप से सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस कहाँ किए थे? ये कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। और सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? अभी सिंगापुर सिटी है। और वहाँ के जो है राष्ट्रपति का नाम क्या है? थरमन केशंग मुतना। और वहाँ के प्रधानमंत्री नए बने हैं, उनका नाम है लॉरेंस वॉक। लॉरेंस वॉक जो है वहाँ के प्रधानमंत्री है और वहाँ के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? थरमन केशंग मुतना। ये दोनों नाम कुछ अजूबा है इसलिए याद हो जाएगा जल्दी आपको आगे बता दें। इसके बाद जो है कि 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। यानी आज़ाद हिंद फौज का जो है सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। और कब बनाया गया था? 1943 में। आप मुंह खोल के नहीं बोलते इसलिए आपको याद आता है, मुंह खोल के बोला कीजिए। हम जो बोलते हैं उसके साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा। तो मुंह खोल के बोलने से क्या होता है कि आपकी ध्वनि जो है आपको दोबारा सुनाई पड़ती है, उससे कुछ समय ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो याद होने वाला है। मने मन जो सब याद करता है, लेकिन आप जब मुँह से बोलिएगा ना तो आपके ज़्यादा समय तक जो है याद होने वाला है। इसलिए कहा जाता है
कि सुबह में ज़्यादा पढ़ना अच्छा रहता है या फिर जोर जोर से बोल के जो है याद करने से ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, आगे उसके बाद बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो 3 ब्रिगेड की स्थापना किए थे। उसमें कौन कौन ब्रिगेड था? देखिए, ठीक है, उसमें जो था गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था और उसके बाद महिला सुभाष ब्रिगेड था। और महिलाओं के लिए जो था वो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड था, जो कि महिलाओं के संबंधित था, महिलाओं के नाम समेत था। और पुरुष में 3 ब्रिगेड की स्थापना की थे, वो सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड की थे। ठीक ना। और आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो तिरंगे के ही भांति था। और ठीक ना। और इसमें जो है किसका प्रतीक था? उसमें दहाड़ते हुए सिंह का जो है प्रतीक था। और झंडा से आप कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करा दे कि सबसे पहले जो है विदेशी धरती पर झंडा कौन फहराए थे? 1907। ठीक है, 1907 में मैडम भीखाजी युकामा थी, वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है झंडा फहराई थी 1907 में। और उसके बाद 1942 में जो है कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन में झंडा कौन फहराई थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जो है वो कांग्रेस का झंडा फहराई थी 1942 के आंदोलन में फहराई थी। और उसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था उस पर कौन सा चिन्ह था? दहाड़ते हुए सिंह का प्रतीक था। अब देखिए इसके बाद आगे आपको ले चलते हैं। आगे आ जाएगा आपको 8 नवंबर 1943 को जो है जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप जो है उसके हवाले कर दिया था जापान, सुभाष चंद्र बोस को इनके हवाले कर दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जिनका टाइटल नेताजी था, यह जो है इनको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिए। यानी अंडमान का क्या नाम हो गया? शहीद द्वीप। और निकोबार का स्वराज द्वीप। यानी अंडमान और निकोबार का क्रमशः द्वीप का नाम हो गया शहीद और स्वराज द्वीप हो गया। तो और यह सुभाष चंद्र बोस को किन से मिला था? ये जापान से मिला था। जापान जो इनको जो है गिफ्ट के रूप में दिया था कि आप इस द्वीप पर जो आपका कब्जा हो जाएगा। आगे है कि 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाई थी। यानी शहीदी दिवस कब मनाए थे? 22 सितंबर 1944 में। यानी सेशन की बात करेगा तो शहीदी दिवस कब मनाया गया था? 1944 को। डेट छोड़ दी, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए डेट, लेकिन आपका सेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि शहीदी दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब मनाया गया था? 1944 में ही मनाया गया था। इसके बाद जो है आपको सुभाष चंद्र बोस का जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 के उड़ीसा के कटक नामक जगह पे हुआ था। ठीक ना। जो कि अभी उड़ीसा में, कटक जो उड़ीसा में पड़ता है। और इनकी मृत्यु जो है एक रहस्यमयी ढंग से जो है विमान दुर्घटना के दौरान जो है वो हो गई थी, जिनका अभी तक जो पुष्टि नहीं हो पाया है। ठीक ना। देखिए इसके बाद जो है इनका जन्म बता ही दिए 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और 23 जनवरी को ही जो है भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। यानी जो उस दिन जो है पराक्रम दिखाने का जो है दिवस, यानी भारतीय सेनाओं के द्वारा जो है अपना भारतीय सेना या फिर राष्ट्रीय सेना हो जाता है या फिर नौसेना हो जाता है या थल सेना या वायुसेना, वो सभी सेना जो है अपना अपना पराक्रम दिखाती है, अपने अपने वायुयान का परीक्षण करती है या फिर पोत का परीक्षण करती है। उसी दिन थल सेना जो है अपना अपना मिसाइल का परीक्षण करके उसी दिन अपना अपना पराक्रम दिखाती है। क्योंकि यह जो है पराक्रम का काम किए थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए उनके सम्मान में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। और इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। देखिए आपको कुछ याद दिलाते चले कि आपको बी तिलक का जन्म कब हुआ था? 1856 में। 23 जुलाई 1856 को बीजी तिलक का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था। खुदीराम बोस को फांसी का पड़ा था 1908 में। और इनको जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। ये कुछ क्रांतिकारी का जन्म जो है उसको भी याद रखा कीजिएगा विनोद भुट्टो बाबू। उसके बाद बताइएगा कि हाँ, अब देखिए उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तारी में अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां पर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगा, राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर जो इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ठीक ना। और इसमें इनकी सजा जो है वायसराय इनको जो है माफ कर दिया था। देखिए मुकदमा कब चलाया गया था? लाल किला का मुकदमा। ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाल किले का मुकदमा जो किन पे चलाया गया था। ठीक ना। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन अंदर से ले जाएगा तो यही क्वेश्चन उठाएगा आपको कि लाल किला का मुकदमा जो है किन पर चलाया गया था। आप नाम सुन लीजिए, नाम उनका हो जाएगा आपको पीके सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लन और मेजर शहनवाज खां। इनके ऊपर जो है राजद्रोह का मुकदमा लगाकर दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था, इसलिए इस मुकदमे का नाम ही पड़ गया लाल किला का मुकदमा। यानी लाल किले का मुकदमा 3 आदमी पर चलाया गया था, ढिल्लन, गिल्लो और आपको सहगल। ऐसे याद रख सकते हैं, ढिल्लन, गिल्लो और सहगल। इनके ऊपर जो है आपको लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और आपको बीपीएससी के जो है तो कंबाइंड एग्जाम होता है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना।
क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। जो दिल्ली के लाल किला पर जो मुकदमा चलाया गया था 1945 में, इसमें 3 आदमी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, जो कि पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लर और मेजर शाहनवाज खां, इनके 3 के ऊपर जो है आपको लाल किले का मुकदमा चलाया गया था। और ये तीनों जो थे वो किससे संबंधित थे? ये आज़ाद हिंद फौज से ही संबंधित थे, ठीक ना, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे है आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूलालाल देसाई के नेतृत्व में जो है इनके भूलालाल देसाई एवं केटी कांजू जो है इन सभी की पैरवी किए थे, ठीक ना। ये सब पैरवी करने वाले थे, लेकिन इनको जो मुकदमा जो है इनके ऊपर चला था। तेज बहादुर सप्रू जो है आपको एक प्रकार के वकील भी पेशा से थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार के दौरान जो है विरुद्ध हड़ताल कर दिया गया था, इसलिए जो इसको जो है आपको सिपाही विद्रोह भी कहा गया है। अगर आपसे ये पूछा है कि सैनिक विद्रोह जो हुआ था ये नौसेना के द्वारा, ये कब हुआ था? 1946 में। क्या? 46 में हुआ था, जिसको शाही नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है। यानी शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था। देखिए इसके बाद जो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है ना आपको HMIS तलवार के जो है 1100 नाविकों के नस्लवादी के भेदभाव और ख़राब भोजन के प्रतिवाद के खिलाफ जो है हड़ताल कर दिया गया था, इसलिए जो है यह जो है आपको नौसेना विद्रोह किया था। इसमें लगभग जो है कितने नाविक हड़ताल कर दिए थे? 1100 नाविक जो है वो हड़ताल कर दिए थे, ठीक ना। और इसलिए इनको जो है नौसेना विद्रोह भी कहा जाता है, जो कब मनाया गया था? 1946 में मनाया गया था। देखिए नौसेना विद्रोह में जो है कुछ महत्वपूर्ण नारा लगाया गया था, कुछ ऐसा नारा लगाया गया था जो कि इंपॉर्टेंट है, उस नारों को सुन लीजिए। नारा उसमें ये था कि इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज की कैदियों को रिहा करो। यह सभी जो है नौसेना विद्रोह में प्रमुख रूप से नारा लगाया गया था। देखिए नारा ऐसे ये बहुत जगह लगाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से जो आपको नौसेना विद्रोह में ही लगाया गया था। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की कैदियों को रिहा करो। आपसे क्वेश्चन इसमें यह पूछ जाएगा कि किस आंदोलन में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहा की मांग की गई थी? तो ये हो जाएगा नौसेना विद्रोह में। नौसेना विद्रोह में जो है आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करने की मांग की गई थी। कोई ठीक है, दिक्कत नहीं ना। और ये कब हुआ था? 1946 में। और इसमें हड़ताल कितने नाविक किए थे? 1100 नाविक जिसमें हड़ताल कर दिए थे, ठीक ना। और देखिए इसी आंदोलन में जो आपको 3 गो झंडा जो हमेशा एक साथ लेके सभी लोग चलते थे। झंडा का नाम सुन लीजिएगा। इसमें कांग्रेस का झंडा था, मुस्लिम लीग का झंडा था और कम्युनिस्ट पार्टी का जो लाल झंडा था, यानी उस नौसेना का झंडा था वो कांग्रेस का झंडा और मुस्लिम लीग का झंडा, यानी तीनों झंडा जो हमेशा लोग साथ लेके चलते थे। इसी आंदोलन में, कौन से आंदोलन में? नौसेना आंदोलन या नौसेना विद्रोह करिए, इसी में हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो है सरदार पटेल और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी थी, लेकिन यह सभी लोग जो है 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। मतलब यह विद्रोह इस कदर बढ़ गया था, उस समय भारत आज़ादी के चरम सीमा पर थी और यहाँ नौसैनिक अपने में विद्रोह कर रहे थे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग से संबंधित थे, और उसके बाद जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इनके विशेष आग्रह पर जो है नौसैनिक जो विद्रोह करने वाले थे वो सभी जो है बोले थे इनको जो है इसको आप लोग जो है इस आंदोलन को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। तो वह इन दोनों व्यक्तियों की बात मानकर जो है वह विद्रोह को वहीं समाप्त कर दिए 1946 में ही, और यह बोल के समाप्त किए कि हम जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने, ठीक ना। और यह किनके अनुग्रह पर इसको शांत कर दिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर 1946 में इसको क्या कर दिए थे? खत्म हो गया था। अब देखिए आपको इसका निचोड़ आपको हम इस तरह से ये बताते हैं कि शाही नौसेना का शाही विद्रोह जो हुआ था यह जो 1946 में हुआ था, और इसमें जो है लगभग कितने नाविक भाग लिए थे? 1100 नाविक इसमें भाग लिए थे। ध्यान नहीं आपका क्या? इसमें 1100 नाविक क्या लिए थे? भाग लिए थे। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नारा लगाया गया था। उन सारे महत्वपूर्ण नारों में से एक नारा है जो कि बीपीएससी द्वारा जो है पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि आपको नारा ये है कि आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करने की मांग जो है किस आंदोलन में किया गया था? 1946 के नौसेना विद्रोह में इसको आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करने की मांग की गई थी। और यह जो है इसमें 3 झंडा हमेशा एक साथ लेके चलते थे। उसमें कांग्रेस का झंडा था, लीग मतलब हो गया मुस्लिम लीग का झंडा, और उसके बाद नौसेना का अपना झंडा था लाल झंडा, वो उसको लेके हमेशा साथ में चलते थे। और मोहम्मद अली जिन्ना और उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष आग्रह पर जो है यह नौसैनिक जो थे आपको 1946 में वह आत्मसमर्पण कर दिए और यह बोल दिए कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने। उसके बाद नौसेना विद्रोह यहीं पे खत्म हो गया। नौसेना विद्रोह में कोई दिक्कत? अब इससे जो क्वेश्चन पूछेगा हम आपको ये भी बता दिए क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है और किस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना।
अब देखिए उसके बाद जो है नौसेना विद्रोह को ही जो है भारत की लाल क्रांति का संज्ञा दिया गया था, क्योंकि यहाँ नौसेना विद्रोह का झंडा ही क्या था, लाल था, इसलिए भारत के लाल क्रांति की संज्ञा जो है किस विद्रोह को दिया गया था, नौसेना विद्रोह का मतलब जो है भारत की लाल क्रांति का संज्ञा दिया गया था। भारत के, आपका ध्यान कहाँ रहता है, तो भारत में लाल क्रांति का संज्ञा किस विद्रोह को दिया गया था, नौसेना विद्रोह को। और नौसेना विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 1946 में स्टार्ट हुआ था। अब देखिए 1946 में ही जो है ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आप देखिए 1946 और 47 ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। 42 के बाद आपको 44 45 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि 1946 में होने वाला है, क्योंकि 46 में ये अंतरिम सरकार ही बना था, कैबिनेट मिशन भी आया था और उसके बाद नौसेना विद्रोह भी हुआ था। तो आपको नौसेना विद्रोह बता दिए, अब इसके बाद कैबिनेट मिशन बता रहे हैं और इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना जो भी थी वो बताएंगे और उसके बाद भारत को आज़ादी दे दिया गया था ये भी बताएंगे कैसे कैसे, और उसमें वायसराय कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने थे, भारत के प्रथम कौन बने थे, ये सारा बात जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। तो बताइए कैबिनेट मिशन जो ये कब आया था, 1946 में। देखिए कुछ ऐसे मिशन है जो कि आपको बताते चले, जो सबसे पहले जो है वेलिंगटन लिनलिथगो के द्वारा जो आपको 1940 में जो आपको क्या लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में 8 अगस्त 1940 को जो है लिनलिथगो के द्वारा क्या लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। उसके ठीक 2 साल के बाद उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किए थे मुस्लिम लीग, इसलिए इसको वापस कर दिया गया था। 1942 वाले जो है इसको अस्वीकार कर दिया गया था, पहले मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस इसको जो है अस्वीकार कर दिया, ठीक ना। और इसी पर जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिए थे गांधी जी, ठीक ना। और उत्तर विधि जिसको चेक कहा जाता है, गांधी जी इसको बोले थे यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है। यह 1942 का जो क्रिप्स मिशन था इसको बोला गया था, और उसके बाद आया था, इसके बाद आया था 1946 में इसको कहा था कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर जो है भारत में संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है ना। और ये मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि संविधान सभा जो भारत का इतना बड़ा संविधान बना वह किस मिशन पे बना था, तो ये कैबिनेट मिशन पे बना था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। और जिस समय कैबिनेट मिशन आया था भारत में उस समय उसको भेजने वाले कौन थे, इंग्लैंड से एटली थे, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, एटली। और आपसे ये भी पूछेगा कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, वो भी एटली ही थे। यानी एटली जो है 46 में भी एटली थे और 47 में भी कौन थे, एटली। एटली क्या है, ये उनके प्रधानमंत्री का नाम है। जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसी प्रकार उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली थे, क्लेमेंट इटली साहब थे, ठीक ना। और यह जो है 15 फरवरी 1946 को जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना और वहाँ की समस्याओं को विचार विमर्श करते हुए जो है वहाँ यहाँ की समस्याओं को शांत करने के लिए यहाँ जो है कैबिनेट मिशन को भेजे थे, ठीक ना। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था यह जो है भारत में कहाँ आया था, नई दिल्ली में आया था। कहाँ आया था, नई दिल्ली में आया था। और यह जो है इसमें लाने वाले इसमें 3 लोग थे। देखिए ठीक है सर, ये 1946 में आया था, इसको लाने वाले कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। सुन लीजिए कौन कौन थे इसमें, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और इन तीनों का पोस्ट बता देते हैं। ये जो आपको स्टोफर्ड क्रिप्स जो हैं ये आपको क्रिप्स मिशन भी लेके आए थे। इनको इसलिए साथ में भेजा गया था क्योंकि इनके पास अनुभव था 1942 वाला, इसलिए साथ में इनको इसलिए भेजा गया था कि आप वहाँ जाइए और अध्यक्षता कीजिए, क्योंकि आप वहाँ से 1942 में हाल फिलहाल में वहाँ से लौट के आए हैं। इसलिए स्टोफर्ड क्रिप्स को जो है वहाँ के क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बना के भेजा गया था 1946 में। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि कैबिनेट मिशन जो आया था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, क्रिप्स यानी स्टोफर्ड क्रिप्स के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था, क्योंकि यही इसको लेके आने वाले थे। जिसमें 3 आदमी लेके आए थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, उसके बाद एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इसको काल से याद रख सकते हैं, KAL से याद रख सकते हैं। K से क्रिप्स हो जाएगा, A से अलेक्जेंडर और L से लॉरेंस। 3 इसको काल से याद रख सकते हैं क्योंकि 3 आदमी इसमें लेके आए थे कैबिनेट मिशन को। और ये कब आया था, 1946 में आया था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्टोफर्ड क्रिप्स इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसके बाद लॉरेंस इसके भारत सचिव थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पैथिक कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के इसके नेतृत्व में आया था और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, स्टोफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। इसके बाद कैबिनेट मिशन की योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। यानी दोनों को अस्वीकार किया था, किसको, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन ये जो आया था कैबिनेट मिशन इसको स्वीकार कर लिया था। और कैबिनेट मिशन को पहले स्वीकार कौन किया था, मुस्लिम लीग। कैबिनेट मिशन को पहले मुस्लिम
लीग स्वीकार किया और सबसे पहले क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कौन किया था? मुस्लिम लीग। देखिए इसको अस्वीकार किया था 1942 वाले को और 1946 वाले को सबसे पहले स्वीकार किया। जब मुस्लिम लीग स्वीकार कर लिया तो गांधी जी देखे कि जब वो स्वीकार कर लिया है तो हमको भी स्वीकार करना ही होगा। यानी ठीक उसके बाद जो है यानी 6 जून को वो स्वीकार किया था और आपको 25 जून को 1946 में कांग्रेस के द्वारा भी कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया गया। जब कैबिनेट मिशन को दोनों उस समय के नेता स्वीकार कर लिए तो वो यहाँ के रह गया। ठीक है ना, ये आया था, इसका उद्देश्य यही था कि भारत में शांति बनाना और इसको आज़ादी दिलाना और यहाँ भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, यानी कैबिनेट मिशन का यही मुख्य लक्ष्य था। ठीक है बाबू, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकार किए जाने के पश्चात जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। यानी कैबिनेट मिशन की स्वीकार करने के बाद किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है ना, इसके लिए चुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस को 214 स्थान मिले थे। 214 स्थानों में से 205 स्थान मिला था और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 स्थान मिला था। यानी कैबिनेट मिशन का जो चुनाव हुआ था, यानी चुनाव करवा के देखा था किसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करता है, तब ना हम यहाँ सरकार बनाने जाएंगे। तो उसमें जो कांग्रेस को जो है आपको 214 में से 205 स्थान मिला था और मुस्लिम लीग को 78 में से 73 स्थान मिला था। ठीक है ना, और कांग्रेस को जो है 4 सिख सदस्यों ने भी समर्थन दिया था। यानी 4 सिख जो समर्थन दिए थे वो किस पार्टी को दिए थे? कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन दिए थे। और इसी के विरोध में जो समर्थन दे दिया था कांग्रेस पार्टी को सिख समुदाय, इसी के विरोध में जो मुस्लिम लीग जो 16 अगस्त 1946 को सीधी रूप से कार्रवाई दिवस मनाया था। कब मनाया था? यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा, और यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। अब आपको ये भी बताते चले कि 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, यह आपको बंगाल के राजधानी कलकत्ता में मनाया गया था। ठीक है ना, जो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। वो वहाँ मनाया गया था क्योंकि उस समय वहाँ जो है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में मुस्लिम लीग की ही सरकार बनी हुई थी। ठीक है ना, इसलिए वो अपने सरकार के अनुशंसा पर जो है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी रूप से कार्रवाई दिवस जो है ये मनाया गया था। अब आपको ये आपसे ये क्वेश्चन आपको बताए हुए थे कि आपको जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस यह कब मनाया गया था? यह आपको 23 मार्च 1940 को 1940 को जो है 23 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द को जन्म मतलब उसके गढ़े थे, इसलिए यह जो इनको पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है सुनिए, जिस वक्त जो है सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था, यह उस समय सर्वप्रथम जो है सीधी कार्रवाई दिवस आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ही मनाया गया था। उस समय बंगाल में जो है मुस्लिम लीग की ही सरकार थी और बंगाल के मुख्यमंत्री जो थे उस समय शहीद सुहावर्दी खान थे। यानी उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद हुए नहीं थे, उनका नाम ही शहीद सुहावर्दी था। वो शहीद सुहावर्दी थे। और यह जो है जिस समय प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था, इसलिए बंगाल में जो है हिंदू मुस्लिम के बीच अधिक से अधिक झड़प हो गया था। ठीक ना, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जैसे ही मनाया गया वहाँ हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हो गया था? झड़प हो गया था। ठीक ना, और वहाँ जो है आपको बिहार और पंजाब में जो है हुआ वहाँ, और बिहार और पंजाब में भयंकर रूप से जो हिंदू और मुस्लिम के बीच क्या हुआ था? विवाद, यानी दंगा होने लगा था। कहाँ हुआ? बिहार और पंजाब में। और इसका केंद्र कौन बना था? पश्चिम बंगाल। ठीक ना, और बिहार और पंजाब में भी इसका असर देखने को मिला था क्योंकि पंजाब ने सपोर्ट किया था आपको कांग्रेस को, इसलिए। अब देखिए उसके बाद जो है 3 जून 1947 को जो है 3 जून 1947 को जो है आपको भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाया गया। यही माउंटबेटन योजना यह कब आया था? 3 जून 1947 को। आपको 3 फरवरी 1928 को क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन जो भारत बन के आया था, इसको किसकी अध्यक्षता में आया था? ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आया था। उसको बनाने वाले कौन थे? बर्कनहेड, यानी बर्कनहेड इसको बनाए थे और लाने वाले कौन थे? उसको सर जॉन साइमन। और 3 फरवरी 1928 को यह आया था। ठीक है ना, अब आपको ये बता दें कि 3 जून 1947 को जो है भारत विभाजन के लिए जो आपको माउंटबेटन प्लान आया था और जिसमें कांग्रेस समिति 3 जून 1947 को इसको बैठक में स्वीकार कर लिया था। ठीक है ना, अब देखिए उसके बाद जो आपको 14 जून 1947 को जो है कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन में माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया था। यानी 3 जून 1947 को यह आया था और इसको स्वीकार करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 14 जून को। यानी 3 जून को माउंटबेटन साहब जो है ये प्लान लेके आए थे कि हम भारत को ऐसे ऐसे विभाजित करेंगे, यानी पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान में विभाजित करेंगे। और यह जो प्रस्ताव ये पेश कब किया गया था? 14 जून 1947 को। यह प्रस्ताव पेश करने वाले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत।
देखिए आपको ये पता चले कि यह संविधान इस समय जो प्रस्ताव पास किया गया था माउंटबेटन प्लान की योजना के तहत, यह 14 जून 1947 को पास किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। और जब इसको प्रस्तावित करने वाले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत इसको जो है प्रस्तावित करने वाले थे। अब देखिए इसका बात ये सुन लीजिए, इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक ना, जो कि हमेशा बंटवारे के विरोध में थे। लेकिन आज़ाद ने यह कहा था कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक ना। यह बोलने वाले कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद हमेशा से जो है भारत के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन जब माउंटबेटन प्लान आया था तो उस समय वो इसको समर्थित किए थे, ठीक ना। जो इसको गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा जो लाया गया था माउंटबेटन प्लान, इसको प्रस्ताव जो पेश किए थे 14 जून 1947 को प्रस्ताव पेश किए थे। लेकिन उसमें अबुल कलाम आज़ाद ये बोले थे कि यह इसके अलावा भारत के विभाजन के अलावा कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है। मतलब भारत के विभाजन के अलावा कांग्रेस के पास और कोई रास्ता नहीं है, यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। अब देखिए उसके बाद जो है इसी योजना को पारित कर दिया गया था। और उसी में जो है मुस्लिम लीग की बैठक की माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए तो 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई और लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार कर लिया। और लीग में बैठे हुए उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। मतलब मुस्लिम लीग के समक्ष भी यह स्वीकार रखा गया था कि हम भारत को अब क्या करना है? बांटने जा रहे हैं। इसलिए इस योजना को जो है 10 जून 1947 को जो है मुस्लिम लीग के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 402 सदस्य शामिल थे। 402 सदस्य थे वो इसको स्वीकार कर लिए थे और 400 में से 10 सदस्य जो थे वो स्वीकार नहीं किए थे। बोले थे ये जो है भारत को बांटना नहीं चाहिए। लेकिन 390 ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस प्रस्ताव से खुश थे। अब देखिए इसके बाद जो है आपको भारत को क्या हो गया था? आज़ादी मिल गया था। और जो है आपको क्या इसको आज़ादी दिया गया था? 14 जुलाई, सुन लीजिए, इसके बाद 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। मतलब भारतीय संसद में जो है इस अधिनियम को कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता पेश किया। उसमें भारत में संसद बना कहाँ था? ब्रिटेन में संसद। हाँ देखिए पहले यहाँ जो लाया गया था ना, तो ये माउंटबेटन जो साहब थे यह पहले भारतीय राष्ट्रीय, इसको ऐसे समझाते समझिएगा आप लोग, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने पहले प्रस्ताव रख के देख लिए आप इसे मानते हैं कि नहीं। तो कांग्रेस जो था इसको नहीं मानना था, लेकिन उसके उस समय जो अध्यक्षता कांग्रेस से कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ठीक ना। आज़ादी के समय अध्यक्षता वही कर रहे थे जिस समय 1946 में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो वह यह बोले थे कि यह जो है इससे हम सहमत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह जो है बोलने वाले थे, मतलब इसके तरफ से मतलब ये हुआ अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मतलब माउंटबेटन ये समझ गया कि कांग्रेस के बीच में हाँ ही है। और उसके बाद ठीक उसके बाद 10 जून 1947 को जो है ये माउंटबेटन जो है मुस्लिम लीग के सामने भी यह प्रस्ताव रखे कि हम भारत को बांटने जा रहे हैं। तो वो उसमें 400 सदस्य शामिल हुए थे और उस 400 में से 10 को बोले थे इसको नहीं बांटना चाहिए, लेकिन 390 सदस्य बोले थे कि भारत को बांटना अब जरूरी हो गया है। यह मुस्लिम लीग से भी मतलब समझौता ले लिए और आपको कांग्रेस से भी अपना मंतव्य ले लिए और इन दोनों मंतव्य को लेके यहाँ से वो चले गए। और यह जो आपको 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में इसको पेश किए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 4 जुलाई को यह पेश किए थे। और इसके बाद जो है इसमें बोला गया था कि 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन को जो है इसको हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इसको जो है पारित कर दिया गया था। मतलब यहाँ से विचार लेके ये गए थे और 4 जुलाई को पेश किए थे। 4 जुलाई के बाद 15 जुलाई को यह हाउस ऑफ कॉमन्स में गया था और उसके ठीक 1 साल के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया था। और इसमें यह कहा गया था कि उसको पास कर दिया गया था। और यह कहा गया था कि 18 जुलाई 1947 को उसमें हस्ताक्षर कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इसके हस्ताक्षर करने के अनुसार जो है 14 अगस्त को जो है आपको पाकिस्तान का निर्माण किया गया और 15 अगस्त को भारत का निर्माण किया गया। सुन लीजिए इसमें इसके अनुसार जो 18 जुलाई को हस्ताक्षरित हुआ था इसमें 2 स्टेट की बात की गई थी, इसमें कि भारत और पाकिस्तान शब्द का वर्णन किया गया था। इसमें भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था और दोनों डोमिनियन को पूरी तरह स्वतंत्रता और प्रभुत्व सौंप दिया गया था। और 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य का स्थापना कर दिया गया। अब इतना बात हम आपको बताए होंगे, उसमें कुछ बात शरीर के अंदर मतलब माथा में गया होगा और कुछ जो है नहीं गया होगा। इसको एक शॉर्ट निचोड़ के रूप में बताने से जरूर ये समझिएगा कि ये माउंटबेटन प्लान जो था ये कब आया था? 3 जून 1947 को, यानी 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। और इसी 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था। यह जो है इसके बाद जो आया था ये 14 जून 1947 को जो है इसमें जो है आपको गोविंद बल्लभ पंत जो है इसको कांग्रेस के सामने पेश किए थे, क्योंकि माउंटबेटन का यह प्लान था इसलिए कांग्रेस के सामने इसको पेश किए थे। इसमें अबुल कलाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया
यह हम इसके विरोध में हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए वो माउंटबेटन समझ गया कि अब जो है इसको बांटना जरूरी हो गया। उसके बाद ठीक 10 जून 1947 को जो है 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग के सामने ये प्रस्ताव रखा गया कि हम भारत को बांटने जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग के 400 सदस्य उस बैठक में भाग लिए थे और उस 400 सदस्य में 10 को जो सदस्य थे वो क्या बोले थे, इसके विरोध में थे, लेकिन 390 सदस्य इसके पक्ष में थे। यह इन दोनों का मंतव्य लेके यहाँ से जो है माउंटबेटन चले गए और वहाँ जाके इसको प्रस्ताव ब्रिटिश में जो इसको पेश किए 4 जुलाई 1947 को वहाँ पेश किए। 4 जुलाई को ये पेश किए थे और यह 15 और 16 जुलाई को वहाँ के दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस से यह पास हो गया। और इस पे साइन कब हुआ था आपको, 18 जुलाई 1947 को। यानी वहाँ के सम्राट थे, ब्रिटिश के सम्राट थे उस समय इसको हस्ताक्षरित कब की थी, 1947 के 18 जुलाई को। ये पूछेगा कि भारत का जो अधिनियम, भारत क्या कहते हैं, माउंटबेटन प्लान का जो अधिनियम था उसको अंतिम मुहर कब लगा था, वो कब मुहर लगा था, 18 जुलाई 1947 को यह पास हो गया था। और इसमें यह बात कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान की 2 अधिराज्यों में गठन किया जाए, जिसमें 14 को जो किया गया था पाकिस्तान को और 15 को भारत को। यानी अगस्त में 14 अगस्त को पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो उम्मीद करते हैं आज भारत को आज़ादी मिल गया। अब इसके बाद जो है अब इसके बाद जो है आपको भारत के बाद जो है इसके बाद हम आपको बता दिए थे कि जब जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाएगा उसके बाद आपको जो है टाइम अगर बचता है तो महेश बनवाला कुछ फैक्ट लिया जाएगा। तो अभी समय कुछ है ऐसा पर्याप्त जो कि आपको लुसेंट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जो कि आपको 1885 से उठा के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके और आपको आज जो है 15 अगस्त 1947 तक जो है वो संपूर्ण रूप से ले आया गया है। अब इसके बाद जो एक रूप से कहानी के रूप में बताया गया है और उसके बाद जो वन लाइनर जहाँ जो महेश बनवाल की किताब है जो कि NCERT बेस्ड है, जो कि सीधे छपने वाला क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, उस माध्यम से जो आपको कराया जाएगा, यानी महेश बनवाल के द्वारा कराया जाएगा क्लास। और इसके माध्यम से जो है इसके खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद 1857 उसको लिया जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि 1857 जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझ में जल्दी आने वाला नहीं है और उसमें जो है रटने वाला बात हो जाता है, इसलिए आपको वो अंतिम में बताया जाएगा ताकि आप जल्दी भूलें ना उसको, इसलिए इसको लास्ट में किया गया है। तो अभी जो है आपको महेश बनवाल का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो वन लाइनर बेस्ट क्वेश्चन बनता है उसको कराया जाएगा और उसके साथ साथ जो है आपको महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वन लाइनर के साथ साथ वो भी देने का काम भी किया जाएगा। अगर बताइएगा अब जो है मतलब एक रूप से कहानी के रूप में आप लोग सुन लिए होंगे, समझ चुके होंगे कहानी क्या था, आपको कैसे आज़ादी मिली, उस समय कौन अध्यक्ष थे, कौन वायसराय थे, किसके समय कौन सा घटना हुआ, ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है 3 दिन की क्लास में। अब जो है आपको वन लाइनर बेस्ट जो एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन होता है वो हम लोग आप इतना कहानी हम बता दिए, आप क्या बात करें मोबाइल में, उसके बाद नहीं अगर मन लगता है तो आप उठ के जा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी उसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। और आपको हम जिस समय क्लास स्टार्टिंग किए थे उस समय ये बता, सबसे पहले इसी बात से स्टार्ट किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे, एओ हुइम के द्वारा कराया गया था। देखिए जैसे जैसे रिविजन करते जाएगा ना, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी सनम बेवफा रात में पढ़ो सुबह में सफा हो जाएगा, इसलिए आपको इसको जितना पढ़िएगा रिविजन के तौर पर लाइएगा उतना आपके जो अंदर ये बूटअप होता जाएगा। बताइएगा 1885 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और अध्यक्षता जो जगह का नाम पूछेगा तो जगह कहाँ किए थे, ये बम्बई में किए थे, यानी 1885 में बम्बई में किए थे। और WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम हो जाएगा। इसके बाद 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नेहरू जी, और ये किए थे 1886। कहाँ की जगह का नाम पूछेगा तो ये आपको बम्बई के बाद कलकत्ता। उसके बाद तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता हुआ था 1887 में, और 1887 में करने वाले कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम भी थे, ठीक ना, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। और यह कब अध्यक्षता किए थे, 1887 में किए थे। और यह कहाँ किए थे, मद्रास में। देखिए याद रखिए ऊपर से मुंबई कलकत्ता मद्रास, मुंबई कलकत्ता और मद्रास, 1885, 1886, 1887। और एक और इसके बाद आ जाता है 1888, जिसमें यह इलाहाबाद में होता है। और यह इसलिए फेमस हो जाता है कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जो है इसमें जॉर्ज यूले साहब जो है वो इसकी अध्यक्षता करने आए थे, इसलिए 1888 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन यह जो है फेमस हो जाता है, क्योंकि सभी इसमें भारतीय ही थे, एकमात्र ये पहले बने थे 1888 में जॉर्ज यूले साहब बने थे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ सब बताया गया था। अब बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ कब था, डेट के साथ बताइएगा, 28 दिसंबर 1885 में। और करने वाले कौन थे,
WC बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है ना। और स्थापना किए थे AO हुइम किए थे, ठीक है ना। और ये जो है AO हुइम जो थे वो सिर्फ अध्यक्षता, सचिव ही इसके सचिव बने रहे, अध्यक्षता एक बार भी इसका नहीं किए थे। आपको ये पहला दिन बताए थे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी बने थे। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नेहरू जी। ये कब किए थे? 1886 में किए थे। और जगह के नाम पूछेगा तो ये आपको कलकत्ता में हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम कौन रखे थे? दादा भाई नेहरू जी। किस अधिवेशन में रखे थे? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में रखे थे। कोई दिक्कत दे बाबू? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी में स्वराज शब्द की मांग पहली बार किया गया था, अधिवेशन के रूप में किया गया था। आपको ये भी बताए हुए थे कि स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन स्वराज शब्द की मांग कौन किए थे? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। आप क्लास में सीरियस रहते नहीं है, उल्टा पुल्टा जवाब देते रहते, इसलिए आपको कहते हैं जो भी यहाँ बताया जाता है उसको आप ध्यान से सुना कीजिए, मोबाइल बीच में नहीं चला कीजिए, ठीक ना। जितना देर सीरियस रहिएगा सर उतना अच्छा समझ पाएगा, ठीक है ना। और आपको ऐसा डिस्कशन कहीं अन्यत्र देखने को भी नहीं मिलेगा जो आप इतना उतावले हो रहे हैं। आगे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आपको वायसराय में कुछ ऐसे वायसराय बताए थे कि स्थापना के समय डफरिन थे, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन साहब थे, हार्डिंग बम कांड जिसमें दिल्ली दरबार लगा था उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, मुस्लिम लीग के समय कौन थे? कर्जन ही थे। उसके बाद मिंटो, लॉर्ड मिंटो का जो हुआ था मार्ले मिंटो एक्ट, उस समय कौन थे? मिंटो द्वितीय थे। कुछ ऐसे वायसराय इसको लेके चलते रहना है आपको। आगे बताइएगा कि कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह बात कौन बोले थे? लॉर्ड डफरिन बोले थे। लॉर्ड डफरिन बोले थे कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यकों का, सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। और कर्जन बोले थे कि यह जो हमारी इच्छा है कि हमारे रहते इसका पतन जो है वह हो जाए, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय लाल बाल पाल के त्रिगुट में कौन से ऐसे नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं वो अध्यक्ष बने थे? लाला लाजपत राय। और ये कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसी की अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय। और ये किस दल से थे? गरम दल से थे। और लाल बाल पाल में लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लाल बाल पाल के त्रिगुट थे। तीन आदमी मिलकर बनाए थे, लाल बाल पाल ने कहा था। और ये गरम दल से संबंधित थे। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि लाल बाल पाल त्रिगुट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे? तो लाला लाजपत राय। 1920 के विशेष अधिवेशन कांग्रेस का था, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था कि नहीं चुना गया था? इनको नहीं चुना गया था, ठीक ना। और यह जो है एक ऐसे संभवतः कांग्रेसी नेता थे जो सबसे पहली बार जेल गए थे, लेकिन अध्यक्षता एक बार भी नहीं किए थे। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को हुआ था, ठीक ना। क्या हुआ? आगे बताइएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक यह बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये आपको लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। आपको सारा चीज बताया हुआ है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। 16 का अधिवेशन और 29 का अधिवेशन, और आपको क्या कहते हैं 12 में जो हुआ उसका 29 में हुआ साइमन कमीशन। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीज आपको बताया हुआ है और वन लाइन बताया जा रहा है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा और वीडियो देखिएगा और ज़्यादा समझ में आने वाला। और उसके वन लाइन जो अभी बता रहे हैं इसको फैक्ट, हमारे क्वेश्चन के साथ साथ अभी आपको फैक्ट के साथ भी डील किया जा रहा है। तो देखिए इसके बाद आपको हम ये बताए थे कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। आपको ये बताना है अब जो यह किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे रहते हुए इसकी मृत्यु, इसका अंत हो जाए, यह लॉर्ड कर्जन बोले थे। और आपको यह पूछ दे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 2.0 में जो है यह क्वेश्चन पूछे हुआ था कि किसका यह कथन है कि मेरी इच्छा है कि मेरे रहते हुए कांग्रेस का पतन हो जाए, तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक ना। मेरे पतन की बात जो है वो कर्जन बोल रहे थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि कौन से ऐसे भारतीय राष्ट्रीय समय उस समय थे, मतलब नेता थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आपको ऑप्शन में दादा भाई नेहरू जी भी देगा, लेकिन वो लेके नहीं जाना है। उस समय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता दिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक ऐसे शख्स थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब उस समय थे, लेकिन उसके स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। मतलब नेतागिरी में थे लेकिन वो उसमें उपस्थित भाग लेने वो नहीं गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बताइएगा
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 का अधिवेशन है, महात्मा गांधी द्वारा जो है वर्ष में एक बार अध्यक्षता किया गया था, वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। और कब किए थे? 1924 में किए थे। और ये कहाँ से निकल के अध्यक्षता किए थे? जेल से निकल के अध्यक्षता किए थे, क्योंकि 1922 में इनको जेल में रख दिया गया था। 6 वर्ष के लिए रखा गया था 1922 में, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण 1924 में यह जो है जेल से बाहर निकले थे, ठीक है ना। और यह इनको इसलिए जेल में रखा गया था क्योंकि असहयोग आंदोलन जो समय वो समाप्ति किए थे, ठीक है। समाप्ति के बाद इनको जेल में रख दिया गया था। और आपको ये भी बताए थे कि 1920 का जो हुआ था असहयोग आंदोलन, उसमें संभवतः प्रथम मुस्लिम नेता जो गिरफ्तार हुए थे वो कौन थे? मोहम्मद अली जो है मुस्लिम नेता में गिरफ्तार हुए थे। और आपको हिंदू नेता में बात करेगा तो सीआर दास इसमें गिरफ्तार हुए थे। और महिला में कौन हो जाएगी? बसंती देवी, जो कि सीआर दास की पत्नी थी। इससे अंदर क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में नहीं उठाने वाला, ये ठीक है ना। अब इसको आगे ले चलते हैं। आगे बताइएगा कि कांग्रेस के जो सेफ्टी बल्ब का अधिवेशन में सिद्धांत कौन दिए थे? लाला लाजपत राय। और आपको कहानी के रूप में बताए थे कि जिस प्रकार कुकर में आप खाना बना देते हैं और सब कुछ एक साथ रख देते हैं और सीटी जिस प्रकार निकलता है और खाना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार में लाला लाजपत राय का मतलब ये कथन था कि कांग्रेस जो है एक प्रकार का कुकर है और इसमें सभी क्रांतिकारियों को वो रख दिया है। और उसका सीटी जो है वो लॉर्ड डफरिन है, वो हमेशा अपने समय पर उसको निकालते रहता है और अपना मंसूबे का काम जो है वो करवाते रहता है। यानी इसी को सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत कहा गया था। और ये बोलने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अब बताइए लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए इसके बाद बताइएगा कि 1939 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके दौरान जो सुभाष चंद्र बोस जो है अपने कांग्रेस पद से क्या दे दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे 1939 में। इसके बाद अध्यक्षता करने कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद। ये भी आपको बताया, मैं कल के क्लास में बताया कि राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बाद जो अधिवेशन की अध्यक्षता करने आए थे 1939 में। और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस किसकी स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इधर इस्तीफा दिए, उधर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। और डेट की बात करेगा तो 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये सारा चीज़ आपको पता हुआ। अगर आपको समझ में अभी आ रहा होगा, समझ रहे हैं ना, एक बार कहानी सुन लीजिए, उसके बाद पढ़िए और अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत है बाबू? आगे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के समय अध्यक्ष बने थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। देखिए 1916 का जो अधिवेशन था मुस्लिम क्या कहते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसमें आपको गरम दल और नरम दल को भी पैचअप किया गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को भी मिलाया गया था। और आपको हम ये भी बताए थे कि मुस्लिम लीग की तरफ से कौन मिलने आए थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसको मिलाने का काम किए थे। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस प्रकार मुस्लिम लीग मिला था 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो मिलाने का काम कौन किए थे? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। समझ रहे हैं ना? दूध का काम किया था। जी, वही दूध का काम किए, मतलब उसको मिलाने का काम किए। आगे बताइएगा कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पर कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये 40 से 46 तक रहे थे। आपको बताए थे ना कि 46 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम। तुरंत कुछ देर पहले बोला ना, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद। और ये सबसे ज्यादा समय तक रहे थे और सबसे युवा नेता थे उस समय के, ठीक है ना। और आपको ये क्वेश्चन बता दें जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला इस पन्ना का, आपको यही पता चले, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि यह कौन बोले थे कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो इससे भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे कि अगर हम मेढक की तरह टटराएंगे तो इससे भारतीय को जो आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो आज जो है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो समापन कर दिया गया है। और आज जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महेश बनवाल का पहला पन्ना जो है इसका जो 1 लाइनर फैक्ट के साथ साथ जो है जो समझाने का काम जो है वो हमारे द्वारा किया गया है। बाकी यह क्लास कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रुझान जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी जो एक स्पेशल डिवीजन के रूप में क्लास लाया गया है। वैसे FMSC पर जो है 8 बजे क्लास चलता ही है आपको, लेकिन इसका स्पेशल क्लास जो है सिर्फ जो है आप लोग के विशेष आग्रह और अनुग्रह पर ही जो है लाया गया है।
बाकी जैसा हो क्लास आप लोग इसके माध्यम से बताइएगा, और उम्मीद करते हैं जो आज है वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर किया कीजिएगा। जितना भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं इन सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को फैला दिया कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है ऐसा क्लास ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्लास जो आपको जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंधित से जो आज बताया गया है, और ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम का जो चौथा क्लास है, ये पूरे रूप जो है स्वतंत्र रूप से जो है खत्म कर दिया गया है। अब जो एक कहानी के रूप में बता दिया गया था, अब जो आपको यह जो है आपको सिर्फ वन लर्नड फैक्ट के रूप में जो है आज से आपको देखने को मिलेगा। और इसके खत्म होने के बाद ही आपको ये बताते चले कि इसके बाद ज्योग्राफी भी चलेगा, और उसके बाद ज्योग्राफी के साथ साथ जो करंट अफेयर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि करंट अफेयर भी करा जाए। तो आपको दोस्तों करंट अफेयर जो है आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर कराया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो आप कितना पढ़ लीजिएगा पकड़ में जल्दी आने वाला नहीं है। क्योंकि करंट जो है एक ऐसा चीज़ हमेशा चेंज होते रहता है, और ये स्टैटिक जीके का एक पॉइंट है वो हमेशा जो है चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया कीजिए, और करंट अफेयर को भी तवज्जो दिया कीजिए, और तवज्जो उतना ही दीजिए जितना वो होने लायक हो। तो अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा, और अपना सुझाव, अपना प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाइएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट और अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करने का काम आप लोग किया कीजिएगा। धन्यवाद।